हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने ही परिवार परीक्षा अड्डा में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में दोस्तों आपका टॉपिक शुरू हुआ था पीरियोडिक टेबल। तो दोस्तों उसी पर बेस आज भी हम बात करेंगे और पीरियोडिक टेबल को थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों देर न करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर देखिए, एनोड किरणों की खोज किसने की थी। दोस्तों एनोड किरणों की खोज यहाँ पे सीधे सीधे लिखा हुआ है कि एनोड किरणों की खोज किसने की थी। तो आप आंसर क्या लगाएंगे दोस्तों, जल्दी से बताइए दोस्तों, एनोड किरणों की खोज किसने की थी। उससे पहले दोस्तों मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि अगर बात की जाए परमाणु की, एटम की, ठीक है, तो एटम की देखिए दोस्तों, मैं जो भी पॉइंट बोलूँगा अब आप लिखिएगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे, ठीक है ना। एटम की औपचारिक व्याख्या सर्वप्रथम की थी 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन महोदय ने। किसने की थी दोस्तों? जॉन डाल्टन महोदय ने, ठीक है ना। तो कभी भी आपसे पूछे कि एटम यानी कि परमाणु की औपचारिक व्याख्या सर्वप्रथम किसने की थी, तो जॉन डाल्टन ने की थी, ठीक है। कभी कभी पूछता है दोस्तों क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कि जॉन डाल्टन का जो सिद्धांत था वह किस पर आधारित था, तो आप कहेंगे रासायनिक संयोजन पर। रासायनिक संयोजन पर आधारित था किसका सिद्धांत, तो आपका आंसर होगा दोस्तों कि जॉन डाल्टन का सिद्धांत रासायनिक संयोजन पर आधारित था। अब हम बात करते हैं दोस्तों फर्स्ट एटॉमिक मॉडल की। फर्स्ट एटॉमिक मॉडल किसने दिया था, तो जे थॉमसन ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? जे थॉमसन ने। पहला एटॉमिक मॉडल जे थॉमसन महोदय ने दिया था, ठीक है। जे थॉमसन महोदय ने जब अपने एटॉमिक मॉडल का प्रयोग करना स्टार्ट किया तो इन्होंने किस पर प्रयोग किया। अब देखिए ये भी क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में कि इनके प्रयोग में मुख्यतः डिस्चार्ज ट्यूब का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था दोस्तों? डिस्चार्ज ट्यूब, जिसे आप हिंदी में कहेंगे विद्युत विसर्जन नलिका। विद्युत विसर्जन नलिका, ठीक है। तो अब सुनिए दोस्तों ध्यान से, तो इनके प्रयोग का नाम क्या हो गया? डिस्चार्ज ट्यूब या फिर विद्युत विसर्जन नलिका। समय की बात करें तो समय तो 1895 है, लेकिन समय कभी पूछा नहीं है एग्जाम में आज तक। तो अब आप दोस्तों देखिए, तो इन्होंने किया क्या इसमें, इन्होंने कैथोड से एनोड की ओर किरणें भेजी, ठीक है, कैथोड से एनोड की ओर। अब कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, आप जानते हैं, एनोड पे प्लस चार्ज होता है, ठीक है। और सुनिए एक बात, और जब ऐसा हुआ तब इन्होंने बताया कि भाई परमाणु में धन आवेश होता है। इन्होंने बताया कि परमाणु में धन आवेश होता है, मतलब ये पूरा परमाणु है और हर जगह क्या है? प्लस चार्ज है, हर जगह प्लस चार्ज है, हर जगह प्लस चार्ज है, कहीं नेगेटिव का कोई औचित्य ही नहीं रखा। तो जे थॉमसन महोदय ने यही बताया था कि हर जगह क्या है? प्लस चार्ज है, ठीक है। और एक बात सुनिएगा, अगर पूछे आपसे जे थॉमसन महोदय के यानी कि फर्स्ट एटॉमिक मॉडल के अन्य नाम कौन कौन से हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। पहला तो हो गया आपका प्लम पुलिंग मॉडल, प्लम पुलिंग मॉडल, ठीक है, प्लम पुलिंग मॉडल, एक नाम तो ये हो गया। दूसरा नाम फर्स्ट एटॉमिक मॉडल यानी कि जे थॉमसन का रेजिन मॉडल, रेजिन मॉडल, ठीक है ना, रेजिन मॉडल, ठीक है। एक और दूसरा देखिए, एक और नाम है वाटर मिलन मॉडल, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गए इतने नाम किसके? जे थॉमसन महोदय ने दिए थे ये सब नाम, ठीक है। कभी भी दोस्तों आपसे पूछे कैथोड के खोजकर्ता, कैथोड के खोजकर्ता कौन है, तो जे थॉमसन। कैथोड के खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन हैं। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा है एनोड किरणों के खोजकर्ता, तो एनोड किरणों के खोजकर्ता हैं गोल्डस्टीन महोदय। एनोड किरणों के खोजकर्ता हैं गोल्डस्टीन महोदय। यहीं पे दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता का नाम बताइए, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश की खोज किसने की थी, तो दोस्तों देखिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश की खोज की थी आर ए मिल्कन ने। आर ए
मिल्कन ने, ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको याद करना पड़ेगा। आर.ए. मिल्कन ने इलेक्ट्रॉन पर आवेश की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता कितना है, तो 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम ये होता है चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने कि यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, तो दोस्तों आप मुझे बताइए कि किस तत्व का परमाणु क्रमांक 17 हो सकता है। तो आप कहेंगे सर क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, और द्रव्यमान संख्या, या फिर आप उसे कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, तो ये होता है आपका एटॉमिक वेट 35, ठीक है दोस्तों। अब मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो परमाणु क्रमांक होता है उसे दर्शाते हैं Z से, ठीक। और किसी भी तत्व की जो परमाणु क्रमांक होता है वह उस तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। और सुनिए, प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो यहाँ से एक चीज़ तो पता चल गई कि अगर परमाणु क्रमांक क्लोरीन का 17 है तो प्रोटॉन भी 17 होंगे और इलेक्ट्रॉन भी 17 होंगे, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे कह दिया है कि द्रव्यमान संख्या 35 है। द्रव्यमान संख्या 35 है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या तो आपकी आ जाएगी 17 और 17। अब आप बहुत ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। द्रव्यमान संख्या यानी कि ए, हम लोग इसको किससे डिनोट करेंगे, ए से। द्रव्यमान संख्या ए जो आपकी बेस करती है न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे द्रव्यमान संख्या। अब ध्यान दीजिए, अब हमें न्यूट्रॉनों की संख्या फाइंड करनी है। n बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस पी। a बराबर आपका है 35, p हमने कैलकुलेट किया है अभी 17, तो आपका आंसर आएगा 18। तो हमारे पास प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या आ गया है आपका यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सत्य होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या बताइए यदि उसमें प्रोटॉन 19 हो तथा न्यूट्रॉन 21 हो। अभी मैंने दोस्तों आपसे बताया कि जो आपकी द्रव्यमान संख्या होती है यानी कि A, वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होती है। यहाँ पे प्रोटॉन आपको दे दिया 19 प्लस 21 बराबर 40। आपका क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों, 40। ये सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, अभी दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो परमाणु क्रमांक होता है यानी कि Z, ये किसके बराबर होता है, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। मतलब यहाँ पे आंसर आपका ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक करिए अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताया कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का आंसर भी कमेंट बॉक्स में सेंड किया कीजिए ताकि आपको इसी वीडियो में ये सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाएं। और इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आता है तो आप उसको बड़ी ही आसानी से कर सकें, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों तो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। बोर मॉडल के अनुसार किसी परमाणु की वाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं। तो दोस्तों आप जानते हैं कि अष्टक बनाने के लिए 8 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरी होती है, तो बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी एग्जिस्ट इन एम सेल। के, एल, एम और एन ये होती हैं 4 सेल। के में 2, एल में 8, एम में 18 और इसमें 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप एम की बात किया है तो एम में 18 और के, एल और एन का भी आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 20 है तो
उसकी वाह्यतम कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। दोस्तों फटाफट से कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे ये बताइए कि 20 किसका परमाणु क्रमांक हो सकता है। 20 किसका परमाणु क्रमांक हो सकता है। फिलहाल इस क्वेश्चन को मैं करता हूँ। जैसे 20 परमाणु क्रमांक है तो इसको आप तोड़ेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 2 8 8 2 2 8 10 8 18 2 20। तो वाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो क्या है, 2। तो आपके मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या आ जाएगी, आंसर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट से मुझे उम्मीद है कि आपने कमेंट बॉक्स में भेज दिया होगा कि ये जो 20 परमाणु क्रमांक है ये किसका है। ठीक है दोस्तों, तो आप बताइए दोस्तों ये 20 परमाणु क्रमांक किसका है। तो यह है आपके कैल्शियम का है। कैल्शियम का है, याद कर लीजिए कैल्शियम का। ठीक है, मैग्नीशियम का पूछें परमाणु क्रमांक तो 12, सोडियम का पूछें तो 11, कार्बन का पूछें तो 6, नाइट्रोजन का पूछें तो 7। ठीक है, तो ये सब चीज़ें दोस्तों आपको याद रहनी चाहिए, मैं ये उम्मीद करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 7 है तथा द्रव्यमान संख्या 14 है तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। मैंने अभी आपको बताया कि A बराबर क्या होता है, P प्लस N। तो N बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, A माइनस P। A देखिए द्रव्यमान संख्या 14 दी है और प्रोटॉनों की संख्या 7 दी है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 7। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों आपसे इस तरह से भी पूछ सकता है कि वह कौन सा तत्व है जिसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रट लो, याद कर लो, इस बार रेलवे में पूछा जाएगा। ठीक है, तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है, किसमें बराबर होती है। तो क्या कहोगे कि सर बताओ दोस्तों, तो किस में बराबर होती है, फटाफट से बता दीजिए। तो परमाणु क्रमांक 7 किसका होता है, सोडियम का नहीं दोस्तों, सोडियम का तो 11 होता है। आप नाइट्रोजन की बात करिए। ठीक है, तो N7 N14 कहते हैं हम लोग इस तरह से। ठीक है ना, तो आपका यहाँ पर N हो जाएगा। इसको आप लोग एक बार देखिएगा और देख के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। फटाफट से दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अगर अभी तक तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, वैसे मुझे पता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी और एक बार फिर से सुन लीजिए कि जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वह प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है और प्रोटॉनों की संख्या आपकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। अगर हमें न्यूट्रॉनों की संख्या फाइंड करनी है तो हम कैसे करते हैं दोस्तों, तो हमें न्यूट्रॉनों की संख्या अगर फाइंड करनी है तो हम n यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या इज इक्वल टू द्रव्यमान संख्या यानी कि A माइनस प्रोटॉनों की संख्या। इस तरह से हम न्यूट्रॉनों की संख्या कैलकुलेट करके आंसर अपना निकालते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये चीज़ तो बिल्कुल समझ में आ गई होगी अब तक। ठीक है, तो यहाँ तक अगर वीडियो आपको पसंद आ गया है, अगर अच्छा लगा हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक करिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, उच्चतम अभिक्रियाशील अधातु किस समूह से संबंधित है। तो इसका आंसर आप लोग मुझे फटाफट से बताइए। चलिए तो देखिए दोस्तों, आपकी बात हुई है यहाँ पर उच्चतम अभिक्रियाशील अधातु किस समूह से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पे अधातु की बात किया हुआ है, तो जो आपका शुरुआत के 12 ग्रुप हैं उसमें आपकी धातुएं हैं। ये बात आप मान के चलिए कि उसमें क्या है, धातुएं हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अधातु की। तो अधातु में 17th ग्रुप आपका आएगा जो उच्चतम अभिक्रियाशील है। ठीक है, 17th ग्रुप जिसे आप हैलोजन के नाम से भी जानते हैं।
ये आप याद रखिए। 17th ग्रुप जिसे आप हैलोजन के नाम से भी जानते हैं। 17th ग्रुप में कौन कौन से तत्व होते हैं दोस्तों? फटाफट से आप मुझे बताएंगे कि 17th ग्रुप में कौन कौन से तत्व होते हैं। कमेंट बॉक्स में सेंड करिए। चलिए, नहीं है तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, फ्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और आपका एंटीमनी। ओके, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आपका आयोडीन, ये सब क्या हो गए आपके? ये सब आपकी अधातुएं हो गई और 17th ग्रुप के तत्व हो गए दोस्तों। किस ग्रुप के तत्व हो गए? 17th ग्रुप के यह सभी आपके तत्व हो गए हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है, क्लोरीन का 17 होता है। ठीक है, अगर हम बात करें ब्रोमीन की, तो ब्रोमीन का दोस्तों 35 होता है। ब्रोमीन का कितना होता है? 35 होता है। आयोडीन की बात करते हैं तो आयोडीन का दोस्तों 53 होता है। कितना होता है? 53, 53। और आपका इसकी बात करते हैं तो इसका होता है आपका 85। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया परमाणु क्रमांक, मैंने आपका लिख दिया है यहाँ पे, तो आप लोग नोट कर लीजिए ताकि जैसे आप अब कभी भी भूलें ना। ठीक है, तो इसको हम लोग 17th ग्रुप के नाम से जानते हैं, या फिर 17th ग्रुप को हैलोजन के नाम से जानते हैं, या फिर इसे हम 7th ए ग्रुप भी कहते हैं, या फिर इसे हम 7th ए ग्रुप भी कहते हैं। तो इतनी बातें दोस्तों आपको याद हो गई होंगी। अगर आपको इसकी ट्रिक चाहिए तो ट्रिक भी देखिए दोस्तों। फिर कल बाहर आई आंटी, फिर से तो सुनिए, फिर कल बाहर आई आंटी, तो फिर से आपका एफ हो जाएगा। ठीक है, कल से आपका CL हो जाएगा, बाहर से BR हो जाएगा, आई तो आई है ही, और आंटी आपका AT आप लिख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, सौर मंडल मॉडल किसकी देन है? सौर मंडल मॉडल किसकी देन है? तो सेकंड एटॉमिक मॉडल, सेकंड एटॉमिक मॉडल को आप सौर मंडल मॉडल के नाम से भी जानते हैं। यह रदरफोर्ड ने दिया था। कब दिया था? 1911 में। इनके प्रयोग को और किस नाम से जानते हैं? तो गोल्ड फॉयल के प्रयोग से। ठीक है, गोल्ड फॉयल का मतलब हो गया सोने की पन्नी के प्रयोग से। ठीक है ना, या फिर अल्फा कणों के प्रयोग से, या फिर अल्फा पार्टिकल्स के प्रयोग से, या सोने की पन्नी के प्रयोग से। ठीक है, सबसे पहले अल्फा पार्टिकल की बमबारी सोने की पन्नी पे किसने कराई थी? तो आपका आंसर होगा रदरफोर्ड। बहुत ध्यान से बातों को सुनिएगा दोस्तों। ठीक है ना, तो इन्होंने जिंक सल्फाइड का एक पर्दा रखा था, उसके पीछे और उसके आगे इन्होंने एक गोल्ड फॉयल रखी थी और उसी पर बमबारी कराई थी। ठीक है, तो ये था इनका प्रयोग। इनके प्रयोग को और किस नाम से जानते हैं? तो सौर मंडल मॉडल के नाम से जानते हैं। और कुछ बातें इनके बारे में सुनिए। पूछे आपसे, न्यूक्लियस के खोजकर्ता, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, तब भी आपका आंसर रदरफोर्ड ही होगा। ठीक है ना, अगर पूछे आपसे फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, तब भी आपका आंसर रदरफोर्ड ही होगा। मतलब न्यूक्लियर फिजिक्स के जनक कौन थे? तो आपका आंसर होगा रदरफोर्ड। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें क्लियर हो गई। अगर पूछे आपसे अल्फ़ा कणों की तुलना हम किससे करते हैं? अल्फ़ा कणों की खोज भी इन्होंने की थी, ये भी आप एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कि अल्फ़ा कणों की भी खोज इन्होंने की थी। ठीक, और एक चीज़ सुनिए, जे थॉमसन के मॉडल को किसने गलत सिद्ध किया था? तो आप रदरफोर्ड का मॉडल बताएंगे। ठीक है, ये भी दो बातें सुनिए आप। और एक बात और सुनिए आप, एक बात इम्पोर्टेंट सुनिएंगे आप दोस्तों। क्या इम्पोर्टेंट बात है? तो इम्पोर्टेंट ये है कि इनके मॉडल को सौर मॉडल तो कहते ही हैं, ये तो आप जान ही गए हैं। एक बात जो मैं आपको बताने जा रहा था कि अल्फ़ा कणों की तुलना हम हीलियम से करते हैं। अल्फ़ा कणों की तुलना हम हीलियम से करते हैं।
अब हीलियम का देखिए, हीलियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 2। कितना होता है? 2। 2He4 हम लिखते हैं 2He4। ठीक है, तो 2 क्या हो गया? एटॉमिक नंबर हो गया, एटॉमिक परमाणु क्रमांक हो गया। और अल्फ़ा में भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो होती है 2, या प्रोटॉनों की संख्या की बात करें तो वो होती है 2। ठीक है, तो इसीलिए हम अल्फ़ा कणों को हीलियम की तरह देखते हैं, या उससे हम जोड़ के देख सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें सबसे भारी कौन है? सबसे भारी कौन है? तो ये तो मैंने आपको बताया हुआ दोस्तों कि आपको सबसे भारी अगर देखना है तो आप फटाफट से तुरंत मॉलिक्यूलर मास निकालिए, मॉलिक्यूलर मास निकालने लगिए। तो NO2 की अगर हम बात करते हैं तो N + 2 × O मॉलिक्यूलर मास के लिए आपको द्रव्यमान संख्या यानी कि एटॉमिक वेट पता होना चाहिए। तो नाइट्रोजन का अभी मैंने आपको बताया था 14। ठीक, ऑक्सीजन का 16 होता है। अगर एक ऑक्सीजन का 16 तो 2 ऑक्सीजन का 2 × 16 करा देंगे 32। तो इसको आप जोड़ेंगे तो NO2 का जो मॉलिक्यूलर मास आया वो आया आपका 46। अगर हम बात करते हैं SO2 की तो S + 2 × O। अगर हम S यानी कि सल्फ़र की बात करें तो सल्फ़र का आपका जो होता है एटॉमिक वेट वो होता है 32, और यहाँ से ऑक्सीजन का 16 दूना 32, तो आपका SO2 का जो आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास वो आ जाएगा 64। क्या आ जाएगा दोस्तों? 64। ठीक है, अब अगर हम बात करें H2O2 की, ध्यान से देखो H2O2 की बात कर रहे हैं तो 2 × H + 2 × O यानी कि 2 × ऑक्सीजन। ठीक, तो देखो हाइड्रोजन का तो 1 होता है तो 2, ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 दूनी 32, तो इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया आपके पास 34। बचा क्या है? अब देखो बचा है तुम्हारे पास क्लोरीन। ठीक है, ध्यान दो क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है आपका 35। तो 35 × 2 = आपका हो जाएगा 70, यानी कि जो क्लोरीन है उसका मॉलिक्यूलर मास 70 है। तो सबसे भारी आपका कौन होगा? तो आंसर लगाओगे क्लोरीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन हीलियम का आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? तो दोस्तों इसके लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि हीलियम जो हीलियम है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है। तो आपको मैंने बताया हुआ है 2He4। ठीक, तो एटॉमिक नंबर आपका सामने लिखा हुआ है। आप सुनिए, अगर हम बेरिलियम की बात करते हैं तो जो इसका एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 4। अब आप तोड़ेंगे 2 2, तो बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसको आप डोनेट करिए तो आप क्या बनाएंगे? B++। ठीक है, B++। कितना बचा? तो 2 बचा। ठीक है, तो B++ तो इसका सही है आइसो इलेक्ट्रॉन में ये। ठीक है ना। अगर हम H- की बात करते हैं तो हाइड्रोजन का आपका 1H1 होता है, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1। अब अगर हमें किसी तरह से H नेगेटिव करना हो तो क्या करेंगे? 1 + 1, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2। ठीक है, तो ये भी सही है, इसका आंसर बोथ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन एक धातु नहीं है? कौन एक धातु नहीं है? दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा आप, मैंने आपको बताया हुआ है कि जो फर्स्ट ग्रुप या फर्स्ट ए ग्रुप की जो तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो आप कहेंगे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ठीक है ना। तो ये होती हैं आपकी फर्स्ट ग्रुप की धातुएं। ठीक है, जिन्हें आप कहते हैं दोस्तों मेटल। मेटल क्या कहते हैं दोस्तों? मेटल। ठीक है, और या आप कह सकते हैं इन्हीं को एल्कली मेटल्स। क्या कह सकते हैं? एल्कली मेटल्स। एल्कली माने होता है क्षारीय। याद कर लो, इसको ट्रिक भी सुन लो, इसकी ट्रिक भी सुन लो। हेलीना, हेलीना की रब से फरियाद, हेलीना की रब से फरियाद। फिर से सुनो, हेलीना की रब से फरियाद। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि फर्स्ट ग्रुप के मेटल ये हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? एल्कली मेटल्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गई आपकी मेटल।
ये तो हो गए आपके मेटल। ठीक है, अब सुनिए दोस्तों, क्वेश्चन आपसे पूछा क्या था कि इनमें से कौन एक धातु नहीं है, तो धातु मैंने आपको लिख के बता दिया। और सुन लीजिए, एक तरह से ये तो एल्कली मेटल्स हो गए। अगर हम सेकंड ग्रुप में चलें, ठीक है, तो सुनिए दोस्तों, बी कौन कौन से तत्व होते हैं, पहले मैं ये लिख रहा हूँ ग्रुप में। ठीक है, तो बी, एम जी, सी ए, एस ए, बी ए और आर ए, ये होते हैं आपके सेकंड ग्रुप के एलिमेंट। सेकंड ग्रुप के एलिमेंट ये होते हैं आपके, ठीक है ना। और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट को दोस्तों क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे कि इनको हम एल्कलाइन मेटल यानी कि एल्कली अर्थ मेटल, एल्कली अर्थ मेटल कहते हैं इनको। एल्कली अर्थ मेटल मतलब हैं तो मेटल ही, लेकिन जो फर्स्ट ग्रुप की थी वो क्षारीय धातुएं थी। ये एल्कली अर्थ मेटल मतलब क्षारीय मृदा धातुएं हैं। इसकी ट्रिक, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। तो ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों, ये सिलिकॉन, जी और एस जो भी है ये आपका तीनों सही हो जाएगा। ये तीनों ही धातुएं नहीं हैं, ना ही ये तीनों अधातुएं हैं। तो ये हैं क्या, तो ये हैं आपकी सेमी मेटल। क्या है, सेमी मेटल, जिसे आप मेटलॉइड भी कह सकते हैं, सेमी मेटल। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब एक चीज़ और दोस्तों सुनिए आप, ऑल ऑफ द एबव यहाँ पे हो गया। अगर हम सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात करते हैं, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम का उपयोग टीवी रिमोट में, ट्रांजिस्टर में, ठीक, तो इन सब डिवाइसेस में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन है, इनमें से किसका प्रयोग ट्रांजिस्टर बनाने में, अभी बताया मैंने आपको कि सिलिकॉन का प्रयोग हम ट्रांजिस्टर बनाने में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन एक क्षारीय धातु नहीं है। अब देखो क्षारीय धातु अभी मैंने बताया है आपको, फिर से नहीं बताऊंगा। सोडियम, पोटेशियम, फ्रांसियम ये क्षारीय धातु हैं। कैल्शियम आपकी कौन सी धातु हो गई, एल्कली अर्थ मेटल यानी कि क्षारीय मृदा धातु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन एक हैलोजन नहीं है। इनमें से कौन एक, अब मैंने आपको हैलोजन भी बताया था, क्या बताया था, फिर, कल, बाहर, बाहर, आई, आंटी, ठीक, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटीमनी। ओके, तो ये सब मैंने आपको बताया। तो अब देखो, अब एस कहीं इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो आप अपना टिक लगा दीजिए कि भाई ये हैलोजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, आखिरी सवाल है ये आपके आज का। चलिए फटाफट से करते हैं। यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 16 है तो वह किस समूह से संबंधित है। परमाणु क्रमांक 16 है। अब सुनो दोस्तों, कभी भी पूछे आपसे कि किस ग्रुप से संबंधित है, परमाणु क्रमांक 16 है तो 2, 8, 6 वाह्यतम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन वही आपका ग्रुप हो जाएगा, 6th ए ग्रुप बनेगा। ये 6th ए ग्रुप बनेगा या 16वां ग्रुप बनेगा, ठीक है ना। अगर 15 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे परमाणु क्रमांक जैसे 15 दे रखा होता, ठीक है, यहाँ पे परमाणु क्रमांक 15 दे रखा होता तो हम तोड़ते 2, 8, 5 में। वाह्यतम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन, तो 5th ए ग्रुप, 5th ए ग्रुप का मतलब 15वां ग्रुप, ठीक है ना। अगर सुनो, अगर वाह्यतम कक्षा में 14 इलेक्ट्रॉन दे रखे होते, यानी सॉरी परमाणु क्रमांक 14 दे रखा होता, तोड़ते 2, 8, 4, वाह्यतम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन उसी ग्रुप का यह प्राणी यानी कि तत्व हो जाएगा। तो 4 है या फिर इसको आप 14 ग्रुप भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दिया था वाह्यतम परमाणु क्रमांक 16, तो तोड़ेंगे 2, 8, 6, तो आपका आंसर आ जाएगा 16, 6th ए ग्रुप या फिर 16th ग्रुप। तो आपका ये आंसर यहाँ पे सत्य हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की क्लास। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत मज़ा आया होगा। दोस्तों अगर आपको क्लास समझ में आ रही हो तो फटाफट से क्लास को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको क्लास कैसी लग रही है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।